हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वह ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हम कवर करने जा रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रांसफ़र बाय ऑस्टेंशिएबल ओनर। आज हम बात करने जा रहे हैं दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण, जिसके बारे में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 41 में बताया गया है। सबसे पहले हमारे लिए यह जानना आवश्यक है कि ऑस्टेंशिएबल ओनर कहते किसे हैं, दृश्यमान स्वामी कौन होता है। तो ऑस्टेंशिएबल ओनर मतलब कि यह प्रॉपर्टी का यह असली ओनर नहीं होता है, यह केवल उस प्रॉपर्टी के ओनर के रूप में दिखावा करता है। ऐसे व्यक्ति को हम यहाँ पर इसमें ऑस्टेंशिएबल ओनर के रूप में जानते हैं। ऐसा जो व्यक्ति है जिसे हमने यहाँ पर ऑस्टेंशिएबल ओनर कहा है, ऐसे व्यक्ति को रियल ओनर की तरफ से सहमति दी जाती है, चाहे वो सहमति एक्सप्रेसली हो चाहे इम्प्लाइडली तौर पर हो। और जब ऐसे ऑस्टेंशिएबल ओनर के द्वारा उस संपत्ति को जो कि उस रियल ओनर की संपत्ति है उसको जब ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और ऐसा ट्रांसफ़र बाय कंसिडरेशन किया जाता है और उस ऑस्टेंशिएबल ओनर को ही रियल ओनर समझते हुए जब ट्रांसफरी के द्वारा उस प्रॉपर्टी को इस विश्वास के साथ में कि जो व्यक्ति उसे संपत्ति बेच रहा है असलियत में वही रियल ओनर है, इस गुड फेथ में रीजनेबल केयर करते हुए उस प्रॉपर्टी को खरीदा जाता है, तो वहाँ पर ऐसी कंडीशन में ऐसा एग्रीमेंट वहाँ पर ऐसी कंडीशन में इसे वॉइडेबल नहीं माना जाएगा। प्रॉपर्टी का तात्पर्य यहाँ पर अचल संपत्ति से माना जाता है। अब मैं इसे एक्सप्लेन करती हूँ और अच्छी तरह समझना। आपने एक लीगल मैगज़ीन होता है नेमो डेट नॉन क्वेड हैबिट, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है कोई व्यक्ति अपने से अच्छा टाइटल किसी और को नहीं दे सकता है। लेकिन इस वाले मैगज़ीन के भी, इस स्टेटमेंट के भी अपने कई एक्सेप्शन पाए जाते हैं और उसी में से ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 41 एक एक्सेप्शन है, जिसके अंतर्गत प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र जो है रियल ओनर के द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो कि एक्चुअली में रियल ओनर नहीं है, पर वो सामने वाली पार्टी को इस तरह का दिखावा करता है। यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को जो ऑस्टेंशिएबल ओनर है, यहाँ पर ऐसे ऑस्टेंशिएबल ओनर को उस प्रॉपर्टी के, और एक बात याद रखना, प्रॉपर्टी का तात्पर्य यहाँ इस केस में अचल संपत्ति से माना गया है, और उस ऑस्टेंशिएबल ओनर को जो उस प्रॉपर्टी का एक्चुअल रियल ओनर है उसकी तरफ से एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली सहमति दे दी गई होती है। इस बारे में एक्सप्रेसली का मीनिंग तो बहुत क्लियर है, इम्प्लाइडली का मीनिंग क्या होगा ये समझ लो। इम्प्लाइडली का मीनिंग जैसे कि जब ए है रियल ओनर ऑफ प्रॉपर्टी है, बी जो कि एक ओनर होने का दिखावा कर रहा है, एक्ट कर रहा है, और जब बी के द्वारा एक्स प्रॉपर्टी जो कि ए की है अचल संपत्ति उसे जिस वक्त सी को ट्रांसफ़र किया जाता है उस वक्त पर ए शांत रहता है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता है। यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि एक तरह से ए ने अपनी इम्प्लाइड तौर पर सहमति दे दी है इसमें। अब एक बात याद रखना, हमने आपसे शुरू में भी अभी आपको बताया था कि जो खरीदार है यहाँ पर सी, उसके मामले में यह वाली बात भी इसमें अप्लाई होगी इसमें कि यहाँ पर उसके द्वारा जो प्रॉपर्टी है खरीदी गई है उसने इस विश्वास के साथ खरीदी है कि इस प्रॉपर्टी को जो व्यक्ति इसको बेच रहा है यही असली में रियल ओनर है। उसने अपनी तरफ से गुड फेथ में रीजनेबल केयर से इस प्रॉपर्टी को खरीदा है। यहाँ पर रीजनेबल केयर का क्या मतलब है,
तो रीज़नेबल केयर का यहाँ पर यही मतलब है कि उतनी केयर रखना, उतनी सावधानी बरतना जितना कि एक ऑर्डिनरी पर्सन उसमें रखता है। तो ऐसे मामले में यहाँ पर इस प्रकार के ट्रांसफ़र को वॉइडेबल नहीं माना जाएगा और इस प्रकार के ट्रांसफ़र को तब तक रद्द नहीं किया जा सकता है जब तक कि यह साबित ना हो जाए कि यहाँ पर जो ट्रांसफ़री है वो असलियत में जानता था कि उसका रियल ओनर प्रॉपर्टी का कौन है। आप इस संबंध में अभी हमने आपको बताया कि जो ट्रांसफ़री है, जो यहाँ पर बायर है, उसकी यह ड्यूटी बनती है कि जब वह इस प्रकार की प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो उसे रीज़नेबल केयर रखनी चाहिए। इस संबंध में आप एक लीडिंग केस जानिए। इससे रिलेटेड मोहम्मद सुलेमान वर्सेस सकीना बीबी का केस है। उस केस में क्या था वो समझ लीजिए, सिंपल फैक्ट्स के संग हम समझाते हैं। इस केस में यहाँ पर यह था कि यहाँ पर इसमें एक प्लेंटिफ थी जो कि एक फ़ीमेल है। उस फीमेल की अपनी एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का नाम पर एक मकान है। वह कुछ समय के लिए किसी काम से बाहर गई हैं और वह अपना मकान अपने रिलेटिव को सौंप कर गई हैं। अब इनके रिलेटिव ने क्या चालाकी करी, इनके रिलेटिव ने उस मकान के डॉक्यूमेंट में इस प्लेंटिव के नाम की जगह पे अपना नाम दर्ज करवा लिया और ऐसा करने के 2 वर्ष के भीतर ही उसने इस मकान को बायर को बेच दिया है। याद रखना, जो इस प्रकार का ट्रांसफ़र होगा इस संबंध में वह ट्रांसफ़र बाय कंसीडरेशन ही होना चाहिए। 5 साल के भीतर वह प्लेंटिव वापस आ गई और यहाँ उसने रिलेटिव से अपना मकान वापस मांगा। जब उसे पता चला कि उसके रिलेटिव ने उसके मकान को बेच दिया है तो उसने इस रिलेटिव के ऊपर एक केस फाइल करा। यहाँ पर इस संबंध में जो ट्रांसफ़री है, जो बायर है, उसने यहाँ पर यह स्टेटमेंट दिया कि उसके द्वारा रीज़नेबल केयर और गुड फेथ में ही बाय कंसीडरेशन इस मकान को ख़रीदा गया है। लेकिन यहाँ पर यह पाया गया इस केस में कि इस बायर के द्वारा ढंग से रीज़नेबल केयर नहीं की गई थी जितनी कि एक ऑर्डिनरी पर्सन को की जानी चाहिए थी। यहाँ पर यह पाया गया कि यह जो बायर था यह इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि इस प्रॉपर्टी का रियल ओनर वह फीमेल है, इसलिए यहाँ पर यह जो ट्रांसफ़र हुआ था उसे कैंसिल कर दिया गया है। हमने अभी आपको इस संबंध में यही बिल्कुल क्लियर करा था। सेक्शन 41 के अगर हम एसेंशियल की बात करें तो हम बात कर रहे थे कि प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र ऑस्टेंशियबल ओनर के द्वारा किया जाना, जिसमें प्रॉपर्टी का मतलब इस वाले सेक्शन के अंतर्गत अचल संपत्ति से माना जाता है। हम यहाँ पर यही बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने यह जाना कि यह जो ट्रांसफ़र बाय ऑस्टेंशियबल ओनर है वह एक लीगल मैगजीम नेमो डेट नॉन क्वेड हैबिट का एक एक्सेप्शन है। ठीक है, अब हमने फिर यह जाना कि यह ऑस्टेंशियबल ओनर कौन होता है। ऑस्टेंशियबल ओनर वो होता है जो कि प्रॉपर्टी का रियल ओनर नहीं होता पर वह अपने आप को एज अ रियल ओनर के रूप में एक्ट करता है और जो यहाँ पर रियल ओनर होता है प्रॉपर्टी का उसकी तरफ से इस ऑस्टेंशियबल ओनर को एक्सप्रेसली या फिर इम्प्लाइडली तौर पर सहमति दी जाती है और इस प्रकार से जो ऑस्टेंशियबल ओनर होता है उसके द्वारा जब प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जाता है बाय कंसीडरेशन, तो जो ट्रांसफ़री है, जो बायर है, अगर उसने प्रॉपर्टी को रीज़नेबल केयर के साथ में इस विश्वास के साथ में उसने इसे ख़रीदा है कि यह जो प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफ़र की जा रही है वह प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने वाला जो व्यक्ति है वही रियल ओनर है। उसने जहाँ तक एक ऑर्डिनरी पर्सन को चेक करना चाहिए था वहाँ तक उसने केयर करी है गुड फेथ में मतलब ड्यू केयर विथ अटेंशन के साथ में उसने प्रॉपर्टी को अपनाया है। तो फिर यहाँ पर ऐसे केस में यह जो ट्रांसफ़र होगा वो वॉइडेबल नहीं माना जाएगा। इसी का एक लीडिंग केस आता है इस संबंध में, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीडिंग केस आता है इसमें, राम कुमार कुंदू बनाम मैकवीन का केस आता है और इस केस के अंतर्गत भी इसमें इसी फैक्ट को बताया गया था और इस केस के अंतर्गत भी इसका मेन एसेंशियल यही बताया गया था कि जब प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र ऑस्टेंशियबल ओनर के द्वारा किया जाता है और ऐसे में उसे
जो रियल ओनर है उसकी तरफ से एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली सहमति दी गई है इस संबंध में कि वो ऑस्टेंशिबल ओनर के रूप में, रियल ओनर के रूप में वह एक्ट करता है। इस प्रकार का ट्रांसफ़र बाय कंसिडरेशन किया जाता है और ट्रांसफरी के द्वारा वहाँ पर रीजनेबल केयर करते हुए गुड फेथ में, इस विश्वास के साथ में कि रियल ओनर ही, कि ऑस्टेंशिबल ओनर ही रियल ओनर है, उस प्रॉपर्टी को मतलब अचल संपत्ति को अपनाया गया है। तो ऐसे मामले में, इस प्रकार के मामले में, इस प्रकार के ट्रांसफ़र को तब तक कैंसिल नहीं किया जा सकता, तब तक रद्द नहीं किया जा सकता जब तक ये साबित ना कर दिया जाए कि यहाँ पर जो ट्रांसफरी है वो एक्चुअली में उस प्रॉपर्टी के रियल ओनर को जानता था। और इसी के साथ में एक बात आपको नोट करनी है, सेक्शन 41 ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 41 जो है वह चल संपत्ति पर और सेल बाय कोर्ट के ऊपर इसके प्रोविजंस अप्लाई नहीं करते हैं।